वेलकम टू कैरियर एप्लीकेशन। आप सभी का कैरियर एप्लीकेशन पे बहुत-बहुत स्वागत है भाई। रियली रियली सॉरी कि क्लास 4 मिनट लेट स्टार्ट हुई है। मेरा वैसे रिकॉर्ड है, मैं क्लास लेट स्टार्ट नहीं करती हूं। एक्चुअली आज कोई क्लास लाइव करने में टेक्निकल टीम की साइड से कुछ फॉल्ट हुआ है। मुझे लगता है उन्होंने किसी और क्लास की मुझे दे दी थी, तो मेरी क्लास किसी और क्लास में चल गई थी, है ना? पता नहीं अब कौन से बैच में चली है। तो थोड़ा-सा प्रॉब्लम हो गया था, है ना? लेकिन अब बताओ, अब ऑडियो वीडियो सब कुछ क्लियर है ना? 4 मिनट क्लास लेट हो गई है भैया, बिल्कुल मन नहीं करता है। क्लास 1 मिनट भी लेट होती है ना, तो मेरे को धक 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 होने लग जाता है। तो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है क्लास लेट करना। आइए स्टार्ट करें। ऑडियो वीडियो सब कुछ क्लियर होगा मेरी साइड से। तो स्टूडेंट्स लाइव आ चुके हैं। युग, रोहित, पंकज, विपुल, राहुल, पंकज, विक्रम, राहुल, उसके बाद राहुल, कितने राहुल आ गए भाई इस क्लास में? हां, रोमिल खान आ चुके हैं, सोनू, आकाश, विदय, उसके बाद मोनालिसा, हरप्रीत, एके, पंकज, राहुल, प्रवीण, राहुल। चलो भाई सबको गुड आफ्टरनून जी। बिल्कुल क्लास लाइव है एकदम। 1:08 हो गई है और तारीख है वो है आज 8 अगस्त। 8 अगस्त है, कल 9 अगस्त है, कल का रक्षाबंधन है। तो आप सभी को मेरी तरफ से रक्षाबंधन की ढेर सारी शुभकामनाएं। हैप्पी रक्षाबंधन। क्योंकि कल की क्लास की छुट्टी रहेगी, कल कोई क्लास नहीं रहेगी बिकॉज़ त्योहार है। वैसे भी शनिवार को क्लासेस नहीं होती हैं। चलो स्टार्ट करें अपनी आज की क्लास। अच्छा सुनो बच्चों, कुछ बच्चों को कल की क्लास देखने में प्रॉब्लम हुई होगी, वो मैंने बाद में क्लास के बाद स्टार्ट कर दिया था। कल भी बिल्कुल लाइव क्लास हुई थी। कल हमने पहला चैप्टर स्टार्ट किया था। कौन सा? तो आपने नया चैप्टर स्टार्ट किया था सर्कुलेटरी सिस्टम, परिसंचरण तंत्र। और कल की क्लास में मैंने बताया था कि सर्कुलेटरी सिस्टम इकलौता ऐसा चैप्टर है जिसे हर एग्जाम में क्वेश्चन आता है, चाहे वो रेलवे का एग्जाम हो, चाहे वो एसएससी का एग्जाम हो, चाहे बीपीएससी का एग्जाम हो, चाहे कोई स्टेट पीसीएस का एग्जाम हो। ये चैप्टर इतना बड़ा है और ये बायोलॉजी का बहुत ही अच्छा चैप्टर है जो बहुत सारे क्वेश्चंस आपसे एग्जाम में पूछने को मिलते हैं आपको। तो कल हमने स्टार्ट किया था कि सर्कुलेटरी सिस्टम क्या होता है। मैं रिवाइज करवा देती हूं थोड़ा सा 2 मिनट के अंदर। परिसंचरण तंत्र कौन-कौन से ऑर्गन्स, कौन-कौन से अंगों से मिलकर बना हुआ होता है। हमने बताया था आपको कि सर्कुलेटरी सिस्टम में हम ब्लड यानी कि खून के बारे में पढ़ेंगे, हार्ट के बारे में पढ़ेंगे, ब्लड वेसल्स जिनको रक्त वाहिकाएं कहते हैं उनके बारे में पढ़ेंगे, ब्लड प्रेशर, हार्ट अटैक, कार्डियक अरेस्ट क्या होता है ये सब कुछ पढ़ेंगे बिकॉज़ एग्जाम में सबसे क्वेश्चन आते हैं। उसके बाद मैंने कल बताया था सर्कुलेटरी सिस्टम दो प्रकार का होता है। एक होता है ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम, एक होता है क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम, खुला परिसंचरण तंत्र और बंद परिसंचरण तंत्र। उसके बाद मैंने आपको बताया था बच्चा कि हम सबसे पहले ब्लड के बारे में पढ़ेंगे। तो कल मैंने बताया था ब्लड क्या होता है, फिर मैंने आपको बताया था कि खून का पीएच कितना होना चाहिए, खून का टेंपरेचर कितना होना चाहिए, खून किस कलर का होता है, लाल कलर का ही क्यों होता है, खून में हेमोग्लोबिन क्या होता है, आयरन क्या होता है, किस फॉर्म में होता है। ये सारी बातें हमने कल की क्लास में करी थी और कल हमने क्लास यहां छोड़ दी थी। मैं एक बार फिर से बता दूं, अगर किसी को भी क्लास देखने में प्रॉब्लम है तो कल वाली क्लास बहुत सारे बच्चे लाइव नहीं आ पाए थे, लेकिन अब क्लास आपकी प्रॉपर तरीके से अपलोड है, आप देख सकते हैं। ठीक है, चलिए फिर स्टार्ट करते हैं आज की क्लास में। हम कल क्लास छोड़े थे कि जो ब्लड है, मैंने कल कहा था कि ऑन एन एवरेज हमारे बॉडी में कितना खून होना चाहिए, 5 से 6 लीटर। और कल मैंने आपको बताया था कि लड़कियों में लड़कों की तुलना में आधे से 1 लीटर खून कम होता है। हाँ, किसी भी लड़की के अंदर खून देखोगे तो 4.5 से 5 लीटर मिलेगा, लेकिन लड़कों के अंदर 5 से 6 लीटर तक खून हो सकता है। और कल मैंने आपको इसका कारण बताया था कि भाई लड़कियों में लड़कों की तुलना में खून कम क्यों होता है ना? तो ये जो खून आया 4-5 लीटर या 5 से 6 लीटर, तो ये कहां से आया है? बाहर से तो आप खून पीते नहीं हो, आपके शरीर के अंदर ही तो खून बना होगा, है ना? तो बॉडी में खून कहां बना? तो लिखिए रक्त फॉर्मेशन यानी रक्त का निर्माण होता कहां है? ये जो खून है हमारे शरीर के अंदर, ये कहां से आया है? ब्लड का फॉर्मेशन होता कहां है? एग्जाम में बहुत बार क्वेश्चन आता है कि खून कहां बनता है। तो बच्चों सुनो, ब्लड जो है वो बनता है बोन मैरो में। कहां बनता है? बोन मैरो में बनता है। अब बच्चों बोन मैरो को हिंदी में कहते हैं अस्थि मज्जा, हड्डियां, हड्डियों को हिंदी में अस्थियां कहा जाता है। तो बोन मैरो जो होता है वहां पे खून बनता है। अब ये बोन मैरो क्या होता है? तो सुनिए जरा, हमारे शरीर के अंदर जो लंबी लंबी हड्डियां होती हैं, बहुत ध्यान से सुनना, हड्डियां अंदर से खोखली होती है। कितने बच्चे जानते हैं? मान लो ये आपकी एक हड्डी है और हड्डी अंदर से खोखली होती है और हड्डियों के अंदर जो खोखला हिस्सा है ये एम्प्टी स्पेस है, ये खाली जगह पड़ी है। ये जो हड्डियों का खोखला वाला हिस्सा होता है ना, इसी को कहा जाता है बोन मैरो, इसी को अस्थि मज्जा कहा जाता है। तो हमारे शरीर में खून कहां बनता है? बोन मैरो में बनता है। फॉर्मेशन ऑफ ब्लड टेक्स प्लेस इन बोन मैरो। रक्त का निर्माण अस्थि मज्जा में होता है। अब बच्चों सुनो, जितनी लंबी हड्डी होगी उतना लंबा बोन मैरो होगा। जी हां मैम। तो टोटल हमारी बॉडी में कितनी हड्डियां होती है? 206 होती है। तो 206 हड्डियों में से कुछ हड्डियां तो बहुत छोटी छोटी होती हैं, उनमें खून नहीं बनता है। लंबी लंबी हड्डियों के अंदर लंबा लंबा बोन मैरो होता है, वहां पे ब्लड बनता है, वहां पे खून बनता है। तो मैं आपको बताऊं ना, तो 130 से 150 हड्डियां ऐसी होती हैं जो लंबी होती हैं और जिनमें बहुत अच्छे से बोन मैरो होता है और उसी बोन मैरो में खून बनता है। जैसे देखो ये हमारे हाथ की हड्डी है, इसमें खून बनता है, इसमें खून बनता है, इसमें खून बनता है। आपकी रीढ़ की हड्डी के अंदर जो आपकी हड्डियां होती हैं उसके अंदर ब्लड का फॉर्मेशन होता है। आपकी जांघ में, थाई में जो फीमर होता है उसमें खून बनता है। अब मैं इसी की फोटो दिखाती हूं आपको कि आखिर बनता कैसे है खून। तो बच्चों ये देखो, आप ये वाली फोटो देखो, देख रहे हो? मैं इसको जूम करती हूं, आपको बताती हूं कि कैसे खून बनता है आखिर हड्डियों के अंदर। तो ये फोटो को देखने का आप यहां पर कष्ट करिए थोड़ा सा। ये आपकी एक हड्डी है, जी हां मैम, और इस हड्डी के अंदर की तरफ एक खोखला हिस्सा पड़ा है, इसको बोलते हैं बोन मैरो। अब बच्चों सुनो, बोन मैरो भी दो टाइप का होता है। एक होता है येलो बोन मैरो, देखो ये पीला बोन मैरो है, पीला अस्थि मज्जा, और इसको बोलते हैं रेड बोन मैरो। यहां पर लाल कलर वाली कोशिकाएं, लाल रक्त कोशिकाएं आरबीसी बनती हैं, यहां पर आपकी डब्ल्यूबीसी वगैरह बनती हैं। फिर आगे हम आपको पढ़ाएंगे, बस मैं आपको ये दिखाना चाह रही हूं कि बोन मैरो क्या होता है। तो ऐसे लंबी लंबी हड्डियों के बीच में जो खोखला पार्ट पड़ा है उसी को आप बोन मैरो कहते हैं, उसी को आप अस्थि मज्जा कहते हैं। और यहीं पर क्या बनता है बच्चा? यहीं पे आपका खून बनता है। आपने सुना है फलाना इंसान का बोन मैरो ट्रांसप्लांट हुआ है। जैसे आपने सुना होगा सलमान खान ने एक बार छोटी बच्ची की जान बचाने के लिए उसे बोन मैरो दिया था अपना। अब आप सोचोगे सलमान खान ने अपनी एक हड्डी निकाल के दे दी क्या? हड्डी नहीं निकाली है। देखो बच्चों, अगर किसी इंसान के शरीर के अंदर खून नहीं बन पाता है, आरबीसी वगैरह अच्छे से ढंग से नहीं बन पाती हैं, तो उसको बोन मैरो ट्रांसप्लांट किया जाता है। तो यहाँ का हिस्सा, ये हिस्सा जहां पर आरबीसी और खून बनता है, ये निकालकर, ये सेल्स निकालकर सलमान खान की एक छोटी बच्ची की हड्डी के अंदर डाल दी गई। इसी को बोलते हैं बोन मैरो ट्रांसप्लांटेशन, इसी को बोलते हैं बोन मैरो ट्रांसप्लांटेशन। ठीक है बच्चों? तो बोन मैरो क्या होता है शायद आप समझ गए होंगे। तो हमारा खून कहां बनता है? बोन मैरो में बनता है। ठीक है, अब बच्चों सुनो, जब बच्चा मां के पेट में होता है, वैसे पेट में नहीं होता, गर्भ में होता है, वो तो हम लोग बोल देते हैं ऐसे। जब बच्चा मां के पेट में होता है या यूट्रस में गर्भ में होता है, तो छोटा बच्चा है, छोटा बच्चा जब स्टार्टिंग में बन रहा होता है, तो उस समय तो मां अपने बच्चे को खून देती है। जब तक एक छोटे बच्चे के अंदर खून बनता नहीं है, तो मां अपने खून अपने बच्चे को देती है। सुना भी होगा, मां अपने खून से बच्चे को सींचती है, बिल्कुल सही बात है। लेकिन जैसे ही बच्चा 3 से 3.5 महीने का हो जाता है, तो उस बच्चे के शरीर के अंदर खून बनना शुरू हो जाता है। तो एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि एम्ब्रियो में, एम्ब्रियो समझते हो क्या होता है? एम्ब्रियो का मतलब होता है भ्रूण। भ्रूण का मतलब है वो बच्चा जो मां के गर्भ में है अभी, जो बन रहा है, ढंग से बना नहीं है अभी। ठीक है, तो एम्ब्रियो में खून कहां बनता है? तब आपको आंसर करना है, उसके लीवर में बनता है, उसके यकृत में बनता है। तो बच्चों, जब मां के गर्भ में जो बच्चा होता है, जिसको हम एम्ब्रियो कहते हैं, भ्रूण कहते हैं, उसके भ्रूण में खून कहां बनता है? उसके यकृत में बनता है। फिर उस बच्चे का जन्म हो जाता है, तो उसमें जो हड्डियां हैं धीरे-धीरे उसकी लंबी होना शुरू हो जाती है, बड़ी होना शुरू हो जाती हैं, तो फिर हमारी तरह उसकी बोन मैरो में खून बनना शुरू हो जाता है। ये क्वेश्चन बीपीएससी के एग्जाम में आया था। बीपीएससी के एग्जाम में सीधा क्वेश्चन आया था क्या? तो आपसे पूछा था कि एम्ब्रियोनिक स्टेज में ब्लड कहां बनता है, भ्रूणीय अवस्था में खून कहां बनता है। तो आप क्या करके आओगे? भ्रूणीय अवस्था में खून बच्चे के लीवर में बनता है, लेकिन जन्म के बाद उसका खून कहां बनता है? बोन मैरो में बनता है, अस्थि मज्जा में बनता है। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। और बच्चों, ये जो ब्लड बनने की प्रोसेस है, इसे क्या कहा जाता है? एग्जाम में आता है, ये जो खून बनने की प्रोसेस है ना, इस बोन मैरो में क्या, जिस प्रोसेस से खून बन रहा है, इस प्रोसेस को, इस
हिमैटोपोइसिस कहा जाता है। क्या कहा जाता है? खून बनने की प्रोसेस को हिमैटोपोइसिस कहा जाता है। तो अगर एग्जामिनर पूछे हिमैटोपोइसिस शब्द का मतलब क्या है, तो आप क्या करके आओगे? हिमैटोपोइसिस शब्द का मतलब होता है प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ ब्लड। खून बनने की प्रक्रिया को हिमैटोपोइसिस कहा जाता है। अब आप सोच रहे होंगे मैम खून जो है वो हड्डी के अंदर बन गया, अब हड्डी से बाहर कैसे आता है? एकदम बहुत ही ऐसा क्वेश्चन है, आपको समझ में आना चाहिए, नॉर्मली आपको पता होना चाहिए। मैम खून हड्डी के अंदर बन गया यहाँ पे, अब ये खून आता कैसे बाहर? समझने वाली बात है बच्चों। हमारी हड्डियां पोरस होती हैं, हड्डियां छिद्रित होती हैं, हड्डियों के ऊपर ऐसे छोटे छोटे छेद होते हैं। अगर आपने कभी किसी की हड्डी देखी होगी तो देखिएगा हड्डियों के ऊपर छोटे छोटे छेद होते हैं, और आप जानते हैं इन्हीं छेद से बाहर आ जाती हैं आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लाज्मा, खून। खून में जितनी भी सारी चीजें होती हैं वो यहाँ से बाहर आ जाती है बच्चों। और इसके ऊपर की तरफ मांस होता है, और मांस में आपकी ब्लड वेसल्स होती हैं, आर्टरीज, वेन्स, धमनियां, शिराएं होती हैं, उनमें खून चला जाता है ना। तो हिमैटोपोइसिस किसको बोलते हैं? खून बनने की प्रोसेस को। खून कहां बनता है? बोन मैरो में। जब बच्चा मां के गर्भ में होता है तो उसमें खून कहां बनता है? उसके लीवर में बनता है, उसके यकृत में बनता है। शायद आपको इतनी चीज समझ में आ रही होगी, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है, हाँ जी मैम। अब आओ नेक्स्ट पॉइंट पे। मैंने आपको कल की क्लास में बहुत अच्छे से पढ़ाया था कि जो ह्यूमन ब्लड होता है, हमारा खून, मैंने कहा था खून तो गधे में भी है, खून तो बंदर में भी है, लेकिन हमें गधे और बंदर का खून नहीं पढ़ना है, हमें तो मानव रक्त पढ़ना है, मनुष्य का खून पढ़ना है। हमारा खून किस कलर का होता है? तो कल की क्लास में मैंने बहुत अच्छे से पढ़ाया था ह्यूमन ब्लड किस कलर का होता है? लाल रंग का होता है। क्यों होता है? जरा आंसर करो फटाक से। क्योंकि हमारे खून में लाल कलर का पिगमेंट होता है, और कौन सा पिगमेंट होता है? उसको हम हीमोग्लोबिन कहते हैं। और कल मैंने बहुत डिटेल में पढ़ाया था कि हीमोग्लोबिन में हिम क्या होता है, ग्लोबिन क्या होता है, एक एक चीज मैंने आपको बहुत अच्छे से पढ़ाई थी, है ना। अब सुनो जरा, जैसे हमारा खून लाल होता है वैसे कॉकरोच, है ना, लड़कियों का दोस्त, कैसे लड़कियां कॉकरोच को देख के उछल कूद करना शुरू कर देती हैं। लेकिन अब वो जमाना गया जब लड़कियां कॉकरोच छिपकली से डरती थी। आजकल तो भैया हमारे देश की लड़कियां इतनी महान हो गई हैं, समझ रहे हो, मर्डर की पूरी प्लानिंग कर लेती हैं, हनीमून पे लड़के को लेके जाती हैं और वहां पे उसका मर्डर करवा देती हैं, आदमी को मार के नीले ड्रम के अंदर पैक कर देती हैं। तो वो जमाना अब नहीं बचा कि जब लड़कियां कॉकरोच से डरे। लेकिन सुनिए कॉकरोच से क्वेश्चन क्या आता है एग्जाम में। एक क्वेश्चन मैंने कल पढ़ाया था, मैंने कहा था इस चैप्टर में मैं कॉकरोच से बनने वाले 3-4 क्वेश्चंस करवाऊंगी जो हर एक एग्जाम में घूमते रहते हैं क्वेश्चंस। और याद करिए मैंने कल बताया था कॉकरोच का सर्कुलेटरी सिस्टम, कॉकरोच का परिसंचरण तंत्र कैसा होता है? ओपन, खुला परिसंचरण तंत्र होता है। आज कॉकरोच से बनने वाला दूसरा क्वेश्चन क्या है? जो कॉकरोच होता है उसका खून व्हाइट कलर का होता है। कभी मारना नहीं है आपको, ठीक है, क्योंकि जीव हत्या एक महापाप होता है। कॉकरोच का खून सफेद रंग का होता है। लेकिन अगर मरा हुआ कॉकरोच है तो आप एक्सपेरिमेंट करके देख सकते हैं, है ना। तो कॉकरोच का खून क्यों है सफेद? क्योंकि जैसे हमारे खून में कौन सा पिगमेंट है बेटा? हीमोग्लोबिन। वैसे कॉकरोच के खून में हीमोलिम्फ पाया जाता है। तो एग्जामिनर पूछता है किस जीव का खून सफेद है और क्यों है, तो आपको आंसर करना है। तीसरा बच्चों आता है ऑक्टोपस। ऑक्टोपस को बोलते हैं भूतिया मछली, ठीक है, भूतिया मछली बोलते हैं। हालांकि मछली नहीं होती है बच्चों, ये ऑक्टोपस एक मोलस्का होता है, आगे पढ़ाएंगे आपको। ऑक्टोपस का जो खून होता है वो नीले रंग का होता है, ब्लू कलर का होता है। तो मैम एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है कि ऑक्टोपस का खून नीला क्यों है, तो आपको क्या करके आना है, ऑक्टोपस के खून में हीमोसाइनिन नाम का पिगमेंट पाया जाता है। कौन सा बच्चों? हीमोसाइनिन। और कल की क्लास में आप याद करो मैंने कहा था हीमोग्लोबिन में आयरन धातु होती है, वैसे ही जो ऑक्टोपस होता है उसके हीमोसाइनिन में, ये साइनिन का मतलब होता है कोबाल्ट, इसके शरीर में कोबाल्ट मेटल पाई जाती है, कोबाल्ट धातु पाई जाती है, जिसकी वजह से इसका खून नीले रंग का होता है, ब्लू कलर का होता है। ठीक है, हाँ बेटा, अब तो लड़कियां डरती नहीं है कॉकरोच से, लड़कियों से अब डर लगने वाली जरूरत हो गई है ना। लेकिन तुम लोग इतना ऑफेंड क्यों हो रहे हो? जब बढ़िया तरीके से सालों साल लड़कियों पे अत्याचार होता रहा और लड़कियों को दहेज के लिए लड़कियों को मारते रहे, जलाते रहे, तब कुछ नहीं, और 2-3 ऐसे केस क्या हो गए, पूरी मर्द जात डर गई है लड़कियों से, है? अच्छी बात है, अब हुई ना बराबरी वाली बात। ये तीनों क्वेश्चंस एग्जाम में आते हैं, तीनों आपको याद रखने हैं, किसका खून में क्या होता है, किसका खून सफेद होता है, किसका खून नीला होता है, राइट। हाँ जी मैम, चलो अब बात करते हैं। मैम ये मैंने सब कुछ बता दिया आज की क्लास में और कल की क्लास में। अच्छा एक पॉइंट सुनो, मैम खून कितना होता है, कौन से इंस्ट्रूमेंट से मेजर करते हैं कि खून होता कितना है? जैसे आप ब्लड रिपोर्ट लेके आते हो तो उसमें लिखा होता है आरबीसी इतनी है, इतनी होनी चाहिए, डब्ल्यूबीसी इतनी है, इतनी होनी चाहिए। प्लेटलेट्स इतनी है, इतनी होनी चाहिए। तो कौन सा इंस्ट्रूमेंट है, वो कौन सा यंत्र है जिससे खून को मापा जाता है? तो लिख देना बेटा ब्लड इज मेजर्ड बाय हीमोसाइटोमीटर। ये लैब में होता है बच्चों, ठीक है, आपने नहीं देखा होगा लेकिन मैंने देखा है। हीमोसाइटोमीटर एक इंस्ट्रूमेंट है जिस इंस्ट्रूमेंट से क्या मेजर किया जाता है, आपके अंदर कितना खून है, कितना हीमोग्लोबिन है, कितनी आरबीसी है, कितनी प्लेटलेट्स हैं और कितनी डब्ल्यूबीसी है। ये सब कुछ आपकी रिपोर्ट में फिर लिखा हुआ आता है, ठीक है, याद रख लेंगे। हीमोसाइटोमीटर से हम क्या मेजर करते हैं? ब्लड और ब्लड के कंपोनेंट्स, खून और खून के घटक, ये क्या क्या है, कितना अमाउंट में है, राइट। अब मैम ब्लड में होता क्या है, खून में होता क्या है? मैं आपको एक फोटो दिखाती हूं और आपको बताती हूँ खून में क्या क्या होता है। ये वाली फोटो देखो आप, ये सारा खून है बच्चों, ये सारा इसी को खून बोलते हो। अब देखो इस खून में क्या क्या है। इसी खून में ये जो पीले से रंग का दिख रहा है ना आपको, लाइट येलो कलर का, हल्के पीले रंग का, इसको प्लाज्मा कहते हैं। तो प्लाज्मा क्या होता है, क्या काम करता है, कहां से आया, नहीं होगा तो क्या हो जाएगा? ये जो दिख रही है ना, इनको बोलते हैं डब्ल्यूबीसी, व्हाइट ब्लड सेल्स, सफेद रक्त कोशिकाएं। और ये जो लाल कलर की अंडे की जैसी दिख रही है ना आपको, इनको बोलते हैं रेड ब्लड सेल्स, लाल रक्त कोशिकाएं। और ये जो दिख रही है ना एकदम ऐसे झींगे जैसी, इसको प्लेटलेट्स कहते हैं, इसको रक्त बिंबाणु कोशिकाएं कहते हैं। तो हमें ये देखना है कि क्या होता है प्लाज्मा, क्या होता है डब्ल्यूबीसी, क्या होता है आरबीसी, क्या होता है ब्लड प्लेटलेट्स। और जब ये चारों चीज पढ़ लोगे तो आपको समझ में आएगा हमारे खून में क्या क्या चीजें होती हैं। तो चलिए फिर शुरू करते हैं, चलिए फिर शुरू करते हैं शुरू से। लिखिए ब्लड के कंपोनेंट्स, कंपोनेंट्स ऑफ ब्लड, रक्त, खून, रुधिर, कुछ भी लिख सकते हो, आपकी मर्जी भैया, ठीक है। ब्लड में दो चीजें होती हैं। पहला ब्लड का लिक्विड पार्ट, ब्लड लिक्विड स्टेट में होता है। कल मैंने आपको एग्जांपल दिया था, मैंने कहा था अगर कभी आपको चोट लगती है तो आपका खून निकलता है तो फर्श पे गिरता है तो वो बह जाता है। क्यों बह जाता
आता है? क्योंकि ब्लड इज ए लिक्विड सर्कुलेटरी पार्ट। खून जो है वो तरल रक्त परिसंचरण तंत्र का हिस्सा माना जाता है और ब्लड के अंदर, इसी लिक्विड पार्ट के अंदर सॉलिड पार्ट भी मिक्स होता है बच्चों। खून का ठोस हिस्सा भी होता है और खून का जो ठोस भाग होता है उसको हम बोलते हैं किस नाम से? सेल्स नाम से, कोशिकाएं। तो हमारे खून में एक लिक्विड पार्ट हो गया और एक सेल वाला पार्ट हो गया। अब मैम क्या हमारा खून निकलता है तो हम उसमें सेल्स देख पाते हैं? नो, सेल्स बहुत छोटे साइज की होती है। सेल्स को देखना है तो आपके पास इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप होना चाहिए। उसी माइक्रोस्कोप से आपको दिखेंगे ये आरबीसी, ये डब्ल्यूबीसी, ये प्लेटलेट्स हैं। तो हमारे खून में दो हिस्सा होता है खून का, एक होता है लिक्विड पार्ट खून का, एक होता है सॉलिड पार्ट। और सॉलिड पार्ट को हम सेल्स कहते हैं, यानी वो सेल्स जो ब्लड के अंदर है। तो इनको ब्लड सेल्स, इनको रक्त कोशिकाएं आप कह दोगे। कभी कभी कुछ किताब वाले बोलते हैं ब्लड कार्पसेल्स। कार्पसेल्स का मतलब होता है कणिकाएं। ये सेल्स होती है, ये कणों के रूप में पाई जाती है, पार्टिकल्स के रूप में होती है, तो वो भी सही है। आइए जरा सुनिए, ब्लड का जो लिक्विड पार्ट होता है उसको नाम दिया जाता है प्लाज्मा। तो पहला क्वेश्चन बन गया कि हमारे खून के तरल हिस्से का नाम क्या है? ब्लड का लिक्विड पार्ट क्या कहलाता है? प्लाज्मा कहलाता है। ये प्लाज्मा खून में 55% में होता है। एग्जाम में आता है खून में प्लाज्मा का परसेंटेज क्या है? 55% है। जबकि हमारे खून में जो सेल्स होती हैं वो 45% में पाई जाती हैं। तो आप मुझे बताओ ब्लड में कौन सा पार्ट ज्यादा है, लिक्विड वाला या सेल्स वाला? तो बड़ी सिंपल सी बात है, ब्लड में जो प्लाज्मा होता है जो 55% में होता है वो ज्यादा पाया जाता है। जी हां मैम। अब सुनिए, हमारे खून में तीन प्रकार की सेल्स होती हैं। देयर आर थ्री टाइप्स ऑफ सेल्स आर प्रेजेंट इन ह्यूमन ब्लड। मनुष्य के रक्त में तीन प्रकार की कोशिकाएं पाई जाती हैं। कौन कौन सी? नंबर 1 पे आती हैं रेड ब्लड सेल्स, आरबीसीज, लाल रक्त कोशिकाएं, जो कैसे कल नाम से क्लियर है भैया, जो रंग में लाल हैं। कैसी हैं बच्चों? जो लाल हैं, इसलिए इनको शॉर्ट फॉर्म में आरबीसी बोलते हो आप। ठीक है, आगे चलकर हम जब भी पढ़ाएंगे तो सिर्फ आरबीसी बोलेंगे। दूसरा, हमारे खून में होती है उनको बोलते हैं हम व्हाइट ब्लड सेल्स, सफेद रक्त कोशिकाएं। हम इनको शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं बच्चों, अच्छा सफेद या श्वेत, ठीक है बच्चों, क्योंकि सफेद को श्वेत बोलते हैं ना संस्कृत भाषा में शायद। तो बच्चों इसका शॉर्ट फॉर्म होता है डब्ल्यूबीसी। और तीसरी जो होती है उनको बोलते हैं ब्लड प्लेटलेट्स। क्या बोलते हैं हम? ब्लड प्लेटलेट्स। और हिंदी में कहते हैं रक्त बिंबाणु कोशिका। कभी कभी एग्जामिनर ओनली प्लेटलेट्स बोल देता है, तो वो भी आपको समझना है, राइट। तो हमारे खून में कितने प्रकार की सेल्स होती हैं? तीन प्रकार की सेल्स। अब सुनो मेरी बात, इन तीनों में से 99% में आरबीसी होती है। 99% में आरबीसी। आरबीसी मतलब रेड, इसीलिए आपका खून लाल दिखता है भैया। अगर अगर हमारे खून में 99% में व्हाइट ब्लड सेल्स होती ना तो हमारा खून सफेद दिखता। ठीक है, आगे बात समझ में। और बाकी के 1% में डब्ल्यूबीसी एंड प्लेटलेट्स होती हैं। तो बताओ जरा, अगर एग्जामिनर पूछ ले आपसे कि हमारे खून में सबसे ज्यादा कौन से प्रकार की सेल्स होती हैं? रेड ब्लड सेल्स। कितने परसेंट में? 99% में। मैम इंडिया में कुछ दिन पहले न्यू ब्लड ग्रुप खोजा गया है, क्या आप उसके बारे में बताएंगे? सुबोध जी आप पेशेंस रखिए। आपको क्या लगता है कि आपको पता है, आपकी मैम को नहीं पता है कि वो कौन सा ब्लड है? सब बताएंगे। गोल्डन ब्लड ग्रुप क्या होता है, इंदिरा ब्लड ग्रुप क्या होता है, बॉम्बे ब्लड ग्रुप क्या होता है। लेकिन उसके लिए पेशेंस रखो, सही समय पे सही क्वेश्चन का आंसर देंगे। क्या मेरी बात समझ में आई? तो 99% में। अच्छा मुझे एक बात बताओ, अगर मैं आपसे पूछ लूं मेन सेल्स ऑफ ब्लड, खून की मुख्य कोशिकाएं कौन सी हैं, तो आपका आंसर क्या होगा? रेड ब्लड सेल्स, है ना। क्योंकि हमारे खून में 99% में आरबीसी है, इसीलिए हमारा खून लाल है। अगर आपके खून में डब्ल्यूबीसी 99% में होती तो आपका खून सफेद होता भाई साहब। ठीक है, चले आगे। हाँ जी मैम, इसका मतलब मैम हमारे खून में चार चीजें हैं। जी हाँ, अभी तो फोटो दिखाई थी। कौन कौन सी? प्लाज्मा, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी एंड प्लेटलेट्स। इसका मतलब हमें इन चारों के बारे में डिटेल में पढ़ना है मैम। जी हाँ, तो लिखिए नंबर 1 पे, एक नंबर पे लिखो प्लाज्मा। नंबर 1 पे लिखिए प्लाज्मा। क्या होता है ये प्लाज्मा? किस कलर का होता है? क्यों है खून में? अरे जब कोरोना का समय चल रहा था तो याद करो बच्चों, कोविड के समय हमारे भारत देश का पहला प्लाज्मा बैंक बनाया गया था। कहां पे? दिल्ली में, याद है। और लोग अपने व्हाट्सएप पे स्टेटस लगा रहे थे, नीड ए प्लाज्मा डोनर, नीड ए प्लाज्मा डोनर, प्लाज्मा दे दो, जान बचा लो। ऐसा क्यों कह रहे थे? ये सारी बातें आपको समझ में आएगा, है ना। चलिए, मैं प्लेटलेट्स को सेल क्यों नहीं कहते? किसने कहा प्लेटलेट्स को सेल नहीं कहते? राघवेंद्र जी बिल्कुल कहते हैं, ब्लड प्लेटलेट सेल्स बिल्कुल कहते हैं। किसने कहा? आइए जरा सुनिए, प्लाज्मा क्या होता है। सबसे पहला पॉइंट, प्लाज्मा हमारे खून का लिक्विड पार्ट है कि नहीं है बता दो। जी हाँ मैम, ये तरल हिस्सा है हमारे खून का, इसी की वजह से हमारा खून लिक्विड स्टेट में है। इसी की वजह से जब खून बहता है ना, जब भी आपको चोट लगती है तो खून निकलता है तो वो फर्स्ट के ऊपर बह जाता है। नेक्स्ट सुनो, प्लाज्मा कितने परसेंट में होता है? 55% में प्लाज्मा है आपके खून में। मैम ये प्लाज्मा किस कलर का होता है? प्लाज्मा होता है पेल येलो कलर का या लाइट येलो कलर का। लिख दो हल्के पीले रंग का। हल्का पीला समझते हो? लड़कियां तो समझती हैं हल्का पीला, गाढ़ा पीला, थोड़ा और गाढ़ा पीला। लड़कियों को देखा है आपने? कितने सारे प्रकार के पिंक बना रखे, बेबी पिंक, हाँ देखा है आपने? तो लिखिए प्लाज्मा होता है हल्का पीला रंग। और अब सुनिए जरा, जब भी हमारे शरीर के अंदर कलर की बात होगी, चाहे वो आपके बालों का कलर हो, चाहे आपके स्किन का कलर हो, चाहे आपकी आंखों का कलर हो, इन कलर्स को देने के पीछे रिस्पॉन्सिबल होते हैं पिगमेंट्स। जैसे मैंने कहा खून का लाल रंग किस पिगमेंट की वजह से है? आपने बोला मैम हीमोग्लोबिन। तो भैया प्लाज्मा का जो पीला रंग है वो कौन से पिगमेंट ने दिया? तो सुनिए, प्लाज्मा का पीला रंग बिलीरुबिन करके एक पिगमेंट होता है, वो बिलीरुबिन आपके प्लाज्मा को पीला रंग देता है। और सुनो, ये बिलीरुबिन कौन बनाता है? आपका लीवर बनाता है, जिसको आप यकृत या जिगर कहते हो हिंदी में, है ना। सुना होगा ना, जिगर या यकृत। यही यकृत क्या बनाता है? बिलीरुबिन नाम का पिगमेंट। और जो बिलीरुबिन नाम का पिगमेंट होता है वो आपके प्लाज्मा को कैसा कलर देता है? पीला रंग। अब सुनो बच्चों, जब ये बिलीरुबिन एक्सेस अमाउंट में निकल जाए, आपका लीवर खराब हो गया, यकृत खराब हो गया, लीवर को पता ही नहीं है कितना बिलीरुबिन बनाना है, बहुत सारा बिलीरुबिन बना दिया यकृत ने। और जब इतना सारा बिलीरुबिन निकलता है, इसकी मात्रा एक्सेस होती है, तो आपको जॉइंडिस हो जाता है, आपको पीलिया हो जाता है। क्या होता है पीलिया में? मैम आंखें पीली हो जाती है, नाखून पीले हो जाते हैं, स्किन पे पीलापन आ जाता है। बिल्कुल सही बात है, क्योंकि जब जॉइंडिस होता है तो आपका लीवर जो है वो डैमेज हो जाता है, वो खराब हो जाता है। और लीवर की खराब सेल्स एकदम से बहुत सारा बिलीरुबिन बना के खून में डाल देती हैं। और खून में जब पीलापन आएगा तो वही खून घूमता घूमता आंखों के पास आएगा, तो आंखों में पीलापन जम जाएगा। वही खून
अब आप कहोगे मैम नाखून में तो खून नहीं होता। अरे किसने कहा? कभी थोड़ा सा देखो, इस वाले हिस्से में नाखून में सेल्स नहीं होती है, यहाँ पे नर्व्स नहीं होती है, यहाँ पे ब्लड वेसल्स नहीं होती है, ये नाखून का डेड पार्ट होता है, ये डेड सेल्स से बना हुआ होता है। तो ये हिस्सा काटोगे तो दर्द नहीं होगा, खून नहीं आएगा, लेकिन थोड़ा सा अंदर से काटिएगा, किसी दिन पता लग जाएगा आपको कि नाखून में दर्द होता है कि नहीं होता है। बिल्कुल होता है। तो वही बिलिरुबिन नाखून में आके जमता है तो नाखून पीले हो जाते हैं, स्किन पीली हो जाती है, इसी को पीलिया कहते हैं। मैम एग्जामिनर कैसे पूछेगा? एग्जामिनर कहेगा कि किस पिगमेंट के अधिक बनने पर, ज्यादा मात्रा में बनने पर जॉइंडिस नाम की, पीलिया नाम की बीमारी हो जाती है। आपका आंसर होगा बिलिरुबिन। एग्जामिनर पूछेगा प्लाज्मा के हल्के से पीलेपन का कारण क्या है, तो आप क्या बताओगे? वो बिलिरुबिन है, वो बिलिरुबिन है। अरे बताओ क्या क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? वसीम अहमद चल रही है बेटा वहां पे क्लासेस, ठीक है? हाँ जी मैम। अब बात करते हैं कि मैम इस प्लाज्मा में ऐसा क्या होता है। प्लाज्मा में ऐसा क्या है, तो हेडिंग डालेंगे कंपोनेंट्स ऑफ प्लाज्मा। क्या लिखोगे आप? कंपोनेंट्स ऑफ प्लाज्मा, ऑफ प्लाज्मा, प्लाज्मा के घटक। प्लाज्मा के अंदर क्या क्या होता है ऐसा, तो लिखिए प्लाज्मा के घटक। बच्चों हमारे खून में प्लाज्मा है। अरे भाई प्लाज्मा का खून में ही है। और प्लाज्मा में सबसे ज्यादा क्या होता है? प्लाज्मा में सबसे ज्यादा पानी होता है बच्चों, वाटर। प्लाज्मा के अंदर कितना प्रतिशत पानी पाया जाता है? एग्जाम में क्वेश्चन आता है प्लाज्मा के अंदर 90 से 92% में पानी पानी है। हाँ भाई। अब आप कहोगे मैम इसीलिए हमने सुना है कि पानी ज्यादा पीने से खून साफ हो जाता है। बिल्कुल सही सुना है, ठीक है? नेक्स्ट सुनो अगला। हमारी प्लाज्मा में 90 से 90% तो पानी हो गया, उसके बाद बेटा वसीम कल ही क्लास हुई है, उसमें किसने कहा कल ही क्लास हुई है? आज फिर क्लास होगी, उसमें तुम काहे को दुखी हो रहे हो भाई? देखो जाके तुम लोग ना पहले एप्लीकेशन पे ढंग से देखा करो कि क्लास हुई है कि नहीं हुई है। तारीख भी बोलती हूँ, डेट भी बोलती हूँ, डे भी बोलती हूँ, टाइम भी बोलती हूँ। वसीम बेटा एक बार जाके देख ले, यहाँ पे बकवास करने से अच्छा है, ठीक है? मैं झूठ नहीं बोलती हूँ, कभी झूठ नहीं बोलती हूँ बेटा मैं, है ना? जो बात है मुंह पे सच है एकदम, झूठ बोलना सीखा नहीं है मैंने। तो आइए दूसरा, हमारी प्लाज्मा के अंदर होते हैं कुछ प्रोटीन्स। प्लाज्मा के अंदर क्या होते हैं? प्रोटीन्स होते हैं। बस यहां से एग्जामिनर क्वेश्चन पूछता है 7 से 9% में ये प्रोटीन हो सकते हैं। मैम कौन कौन से प्रोटीन है? मैम कौन कौन से प्रोटीन हैं? तो सुनो जरा, हमारी प्लाज्मा में प्रोटीन के नाम लिखो। पहला प्रोटीन है उसको बोलते हैं थ्रोम्बीन प्रोटीन। उसे क्या बोलते हैं? थ्रोम्बीन। हिंदी में सेम नाम है बच्चों, क्या नाम लिखोगे? थ्रोम्बीन लिखेंगे, ठीक है मैम? अगला सुनो, दूसरा दूसरा जो प्रोटीन होता है प्लाज्मा में उसका नाम होता है फाइब्रिनोजन प्रोटीन। एक बार बोलो जरा कौन सा? फाइब्रिनोजन, क्योंकि इससे क्वेश्चन बनता है। ये दो प्रोटीन हो गए। तीसरा प्रोटीन सुनो, तीसरा प्रोटीन होता है उसको बोलते हैं एल्ब्यूमिन प्रोटीन। हाँ भाई ये हमारे प्लाज्मा में होता है, बिल्कुल होता है। और चौथा प्रोटीन सुनो चौथा प्रोटीन होता है हमारे प्लाज्मा में ग्लोब्यूलिन प्रोटीन। कौन सा बच्चों? ग्लोब्यूलिन। तो अगर एग्जामिनर आपसे क्वेश्चन पूछे कि ग्लोब्यूलिन प्रोटीन कहां होता है, तो ऑप्शन में प्लाज्मा होगा। प्लाज्मा किसमें? खून में, तो खून भी हो सकता है, ठीक है? तो हमारे खून में ग्लोब्यूलिन नाम का प्रोटीन होता है, एल्ब्यूमिन नाम का प्रोटीन होता है, फाइब्रिनोजन नाम का प्रोटीन होता है और थ्रोम्बीन नाम का प्रोटीन होता है। होते जी मैम, अभी बताएंगे इनका काम क्या है, पहले सुनिए। और बाकी के 1% में हमारे प्लाज्मा में होता है ग्लूकोज। ग्लूकोज को ग्लूकोज कहते हैं हिंदी में। अरे हमने सुना है मैम हमारे खून में ग्लूकोज होता है, तो खून में प्लाज्मा है तो प्लाज्मा के पास भी तो ग्लूकोज होगा। जी हाँ। और कोमा लगा के लिखिए कुछ मिनरल्स होते हैं। मिनरल्स का मतलब होता है खनिज तत्व। जैसे बताऊं आपके प्लाज्मा के पास क्या होता है? प्लाज्मा के पास कैल्शियम होता है, प्लाज्मा के पास मैग्नीशियम होता है, प्लाज्मा के पास क्लोराइड आयंस होते हैं, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, कुछ मिनरल्स होते हैं। और कुछ प्लाज्मा के पास आयंस भी होते हैं, ठीक है? अब आयन समझते हो, कैटायन धनायन, है ना? तो हमारे प्लाज्मा का ये टोटल 100% कंपोजिशन होता है। मैम एग्जामिनर कैसे क्वेश्चन पूछता है, तो चलिए बताते हैं आपको। प्लाज्मा में पानी का परसेंटेज क्या है? 90 से 92% प्लाज्मा में पानी पाया जाता है। प्लाज्मा में प्रोटीन 7 से 9% में होते हैं और बाकी के 1% में ग्लूकोज प्लस मिनरल्स प्लस आयंस, ग्लूकोज खनिज तत्व और आयंस पाए जाते हैं हमारे प्लाज्मा के अंदर। जी हाँ मैम। अब आइए जरा, ये जो 4 प्रोटीन लिखे हैं ना, बस इन चारों प्रोटीन के आपको काम याद होने चाहिए। क्या करते हैं ये प्रोटीन? क्यों है हमारे प्लाज्मा में ये प्रोटीन? अब है तो कुछ ना कुछ काम करते होंगे। जी हाँ बच्चों, क्या काम करते हैं तो जरा गौर फरमाइएगा। ऊपर वाले जो दो प्रोटीन हैं, कौन कौन सा? थ्रोम्बीन एंड फाइब्रिनोजन। पता है ये दोनों प्रोटीन क्या करते हैं? ये दोनों प्रोटीन ब्लड क्लोटिंग करवाते हैं। दे आर हेल्पफुल इन ब्लड क्लोटिंग प्रोसेस। हिंदी में लिखो, ये दोनों प्रोटीन रक्त का थक्का जमाने में सहायक होते हैं, ब्लड का क्लोट जमाने में सहायक होते हैं, रक्त का थक्का जमाने में सहायक हैं। अरे कौन कौन से? ऊपर वाले दो। ऊपर वाले दो कौन से हैं? थ्रोम्बीन एंड फाइब्रिनोजन। ओके मैम समझ गए। अब क्या समझ गए तुम? ये बताओ ब्लड क्लोटिंग क्या होता है, रक्त का थक्का जमना क्या होता है? ध्यान से सुनिए बच्चों, जब कभी भी आप गिर जाते हो, पड़ जाते हो, कभी आपको चोट लगती है, चोट लगने के बाद आपका खून बाहर निकलता है, आपको ब्लीडिंग होती है। जी हाँ मैम, थोड़ी देर के बाद आपकी ब्लीडिंग यानी खून बहना बंद हो जाता है। क्यों? क्योंकि जिस हिस्से पे चोट लगी थी वहां पे ब्लड का क्लोट हो जाता है। ब्लीडिंग को रोकने के लिए, रक्त के बहाव को रोकने के लिए जो केमिकल रिएक्शंस होती हैं उनको एक साथ मिला के हम ब्लड क्लोटिंग कहते हैं, उनको रक्त का थक्का जमना कहते हैं। यानी कि मैम जब कभी चोट लगती है तो चोट लगने के बाद आपका ब्लड निकलता है, वो ब्लड थोड़ी देर के बाद क्यों रुक जाता है? क्योंकि वहां पे ब्लड का क्लोट बन जाता है। अगर किसी इंसान के शरीर में ब्लड क्लोटिंग ना हो या देरी से हो तो उस इंसान का खून का बहाव रुकता ही नहीं है, उसकी ब्लीडिंग रुकती ही नहीं है, बहुत सारा खून निकल जाता है उसके शरीर से। अब ये ब्लड क्लोटिंग कैसे होती है, खैर ये तो आगे पढ़ाएंगे, लेकिन फिलहाल आपको इतना जानना है कि हमारी प्लाज्मा में जो थ्रोम्बीन और फाइब्रिनोजन नाम का प्रोटीन होता है, ये दोनों ब्लड क्लोट करवाने में हेल्पफुल होते हैं। चलिए अगला, ये जो एल्ब्यूमिन नाम का प्रोटीन होता है, ये पता है क्या करता है? ये ऑस्मो रेगुलेशन करवाता है। आप क्या लिखोगे फुल फॉर्म में? आपको लिखना है एल्ब्यूमिन प्रोटीन इज हेल्पफुल इन ऑस्मो रेगुलेशन प्रोसेस। हिंदी में लिखना है एल्ब्यूमिन प्रोटीन परासरण नियमन का काम करता है। अब ये परासरण नियमन का मतलब क्या है? ऑस्मो रेगुलेशन शब्द का मतलब क्या है? आयन बैलेंसिंग। ये हमारे बॉडी में आयंस और मिनरल्स को बैलेंस करने का काम करता है। ना कोई आयन ज्यादा हो जाए, ना कोई आयन कम हो जाए, ना कोई मिनरल खनिज तत्व ज्यादा हो जाए ना कम हो जाए, उसको बैलेंस करने का काम करता है और इसी प्रोसेस को ऑस्मो रेगुलेशन कहा जाता है। आप लिख सकते हो ऑस्मो रेगुलेशन का मतलब होता है आयंस एंड मिनरल्स बैलेंसिंग। हिंदी में लिखो
ऑस्मो रेगुलेशन का मतलब होता है, हिंदी में लिखिएगा आप, आयनों और खनिज तत्वों की सांद्रता पर संतुलन बनाए रखना, इसी प्रक्रिया को ऑस्मो रेगुलेशन कहते हैं। तो ये जो प्लाज्मा का प्रोटीन है ना एल्ब्यूमिन, ये बेटा हमारे बॉडी में ना कैल्शियम को ज्यादा होने देता है ना कम होने देता है, तो बैलेंसिंग का काम करता है। अब ये ग्लोब्यूलिन प्रोटीन क्या करता है, ये समझो, ये प्रोटीन एंटीबॉडीज फॉर्मेशन करवाता है। ये क्या करता है, ये एंटीबॉडीज के निर्माण में सहायक होता है। पता है ये क्या करता है, ये एंटीबॉडीज बनाता है। अरे मैम, एंटीबॉडी शब्द हमारा सुना सुना लग रहा है। मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको एक लाइन बोली थी कि जब कोरोना चल रहा था उस समय हमारे देश के अंदर पहला प्लाज्मा डोनेशन का बैंक दिल्ली में बनाया गया था, है ना। तो उस समय लोग क्यों बोल रहे थे हमें प्लाज्मा डोनर चाहिए, हमें प्लाज्मा डोनर चाहिए, हमें प्लाज्मा डोनर चाहिए, क्यों इतना चिल्ला रहे थे लोग। तो सुनिए, उसी का रीजन यहाँ छुपा हुआ है। बेटा जब भी बाहर से कोई वायरस और बैक्टीरिया आते हैं, कोई जीवाणु और विषाणु आते हैं, तो उस बैक्टीरिया और वायरस के खिलाफ लड़ाई करते हैं और लड़ाई करके उस बैक्टीरिया और वायरस को मार गिराते हैं कौन, एंटीबॉडीज। एंटीबॉडीज हमारे हथियार हैं। ये वो हथियार हैं जिन हथियारों से हमारा इम्यून सिस्टम, हमारा प्रतिरक्षी तंत्र किसी बैक्टीरिया से फाइट करता है, किसी वायरस से फाइट करता है और उसको मार गिराता है। तो प्यारे बच्चों सुनो, मान लो मेरे बॉडी में कोरोना वायरस आ गया, हुआ भी था मुझे, कोरोना 2 बार हुआ था, है ना, और मेरा इम्यून सिस्टम अच्छा है, मेरा अंदर का सिस्टम सारा अच्छा है, तो बेटा मेरे इम्यून सिस्टम ने इस ग्लोब्यूलिन प्रोटीन और डब्ल्यूबीसी वगैरह की सहायता से एंटीबॉडीज बना दी। तो जैसे ही मेरी बॉडी में वायरस आया, कोरोना वायरस, तो मेरी एंटीबॉडीज ने कोरोना वायरस के ऊपर अटैक किया और उसको मार गिराया। मैं ठीक हो गई कोरोना वायरस से, मेरा कुछ नहीं बिगाड़ पाया कोरोना वायरस। तो कोरोना वायरस के खिलाफ एंटीबॉडी मेरे खून में है कि नहीं? हाँ मैम। अब मान लो मेरे घर में कोई बुजुर्ग आदमी है, उसका इम्यून सिस्टम इतना स्ट्रांग नहीं है और उसके बॉडी में कोरोना वायरस आ गया, तो बेचारे के कोरोना वायरस ने इतना आतंक मचा दिया, उसके शरीर में एंटीबॉडीज बन नहीं पा रही क्योंकि उसका इम्यून सिस्टम अच्छा नहीं है। तो अगर मेरा ब्लड ग्रुप उसके ब्लड ग्रुप से मैच कर रहा है, तो मैं अगर उसकी जान बचाना चाहती हूँ, जो मैं करूंगी भैया, तो मैं अपना प्लाज्मा उस इंसान के खून के प्लाज्मा में डाल दूंगी। तो इसीलिए उस समय प्लाज्मा थेरेपी चल रही थी। पता है कैसे? मान लो मेरा एक मशीन होती है, मैं अपना प्लाज्मा डोनेट करना चाहती हूँ, मैं उस इंसान की जान बचाना चाहती हूँ, तो बेटा क्या होगा, मेरा खून जाएगा उस मशीन के अंदर, खून प्लाज्मा को अलग कर, वो मशीन खून से प्लाज्मा को अलग करेगी, प्लाज्मा उधर डाल देगी, खून भाई खून के बिना मैं मर जाऊंगी ना, खून मेरा वापस आएगा। तो प्लाज्मा का वो हिस्सा जहां पर एंटीबॉडीज ज्यादा थी और उस हिस्से को निकाल के मेरे घर में जो बुजुर्ग इंसान है उसके खून में डाल देंगे, तो वो एंटीबॉडीज उस बुजुर्ग इंसान के शरीर में जो कोरोना वायरस है उससे फाइट करेंगी और उसकी जान बचा लेंगी। इसीलिए लोग उस समय प्लाज्मा डोनर को ढूंढ रहे थे। क्या मेरा पॉइंट क्लियर हुआ? एंटीबॉडीज हथियार है, बस आप ऐसे समझ लो, ये वो हथियार है जो किसी भी इंफेक्शन से, किसी भी संक्रमण से लड़ाई करते हैं, चाहे वो संक्रमण कोई बैक्टीरिया जीवाणु हो, चाहे कोई वायरस विषाणु हो, उसको मार गिराने का काम यही एंटीबॉडीज करते हैं। तो बच्चों ये होता है प्लाज्मा का कंपोजिशन। अब फटाक से लिखो फंक्शन ऑफ प्लाज्मा, क्या काम करता है प्लाज्मा? 3-4 काम तो आप ही बता दोगे, जल्दी बताओ क्या काम है प्लाज्मा का। हाँ जी, क्या क्या काम करता है प्लाज्मा? 3 काम तो आपको बताने पड़ेंगे क्योंकि आपकी मैम ने पढ़ा दिए हैं। लिखिए प्लाज्मा के कार्य, क्या क्या काम करता है। भाई मैं ग्रीन कलर से लिख रही हूँ, आपकी क्लास में कोई कलर ब्लाइंडनेस वाला बच्चा तो नहीं बैठा है? चेंज कर देती हूँ। प्लाज्मा का पहला काम लिख दो मैं, इट इज हेल्पफुल इन ब्लड क्लॉटिंग प्रोसेस। जी मैम लिख दीजिए, प्लाज्मा ब्लड क्लॉटिंग में हेल्प करता है। जी हाँ, क्या लिखोगे? ब्लड क्लॉटिंग में हेल्प करता है या हेल्पफुल होता है। जी हाँ मैम लिख दो, यह रक्त का थक्का जमाने में सहायक है। जी बिल्कुल। दूसरा काम प्लाज्मा का होता है ऑस्मो रेगुलेशन, लिख सकती हूँ? जी मैम, ऑस्मो रेगुलेशन का काम करता है। ऑस्मो रेगुलेशन को हिंदी में बोलते हैं परासरण नियमन, हमारे शरीर के अंदर आयन मिनरल बैलेंसिंग का काम कर सकता है। जी मैम। तीसरा काम लिखो प्लाज्मा का, इट इज हेल्पफुल इन मेकिंग, लिखिए इट इज हेल्पफुल इन इन मेकिंग एंटीबॉडीज, यह एंटीबॉडीज के निर्माण में सहायक होता है। एंटीबॉडीज को प्रतिरक्षी भी बोलते हैं हिंदी में, ठीक है? लिखिए यह एंटीबॉडीज या प्रतिरक्षी के निर्माण में सहायक होता है। एंटीबॉडीज के फॉर्मेशन में हेल्प कर सकता है प्लाज्मा, ठीक है, निर्माण में सहायक है। चलिए अगला सुनो, अगला मैंने आपको कल की क्लास में बताया था कि हमारे खून का पीएच कितना होना चाहिए। अरे भैया नोट्स नहीं मिलेंगे, नोट्स नहीं मिलेंगे, भाई साहब नोट्स अपलोड करवा दिए हैं। मैं कभी भी क्लास नोट्स नहीं देती हूँ, मेरे बस का नहीं है पीपीटी सेव करके 100 क्लास का अपलोड करवाना, सब कुछ नोट्स में लिखा हुआ मिलेगा, ठीक है मैम? क्लास टाइमिंग क्या है? 1 से 2 भैया। चलो सुनिए, चौथा काम क्या करता है प्लाज्मा। मैंने कल बताया था हमारे खून के पीएच का मान कितना है, राघवेंद्र जी ने सही बताया, खून के पीएच का मान 7.45 होता है। तो खून का पीएच ना इससे ऊपर जाना चाहिए ना इससे नीचे आना चाहिए। अगर खून का पीएच का मान इससे ऊपर गया तब भी गड़बड़ है, इससे नीचे गया तब भी गड़बड़ है, खून खराब होना शुरू हो जाता है। इसका मतलब मैम खून के इस पीएच को कोई ना कोई तो मेंटेन करके रखता होगा। जी हाँ, एक तो प्लाज्मा, दूसरा किडनी, दूसरा किडनी का काम होता है आपका। तो लिखिए, क्योंकि आज हम प्लाज्मा पढ़ रहे हैं तो लिख दीजिए इट मेंटेन्स ब्लड पीएच वैल्यू, ब्लड पीएच वैल्यू हिंदी में लिखो, यह रक्त के पीएच के मान को, पीएच के मान पर या मान को संतुलित करके रखता है, संतुलित करके रखता है। तो एग्जामिनर आपसे क्वेश्चन कैसे पूछेगा? एग्जामिनर क्वेश्चन पूछेगा कि क्या प्लाज्मा ब्लड क्लॉट करवा सकता है, उसमें हेल्प कर सकता है? आप कहोगे जी मैम बिल्कुल करवा सकता है। अगर आपसे पूछे कि ऑस्मो रेगुलेशन, देखो बच्चों जब कभी भी हमारे बॉडी में आयंस और मिनरल्स कम ज्यादा होते हैं तो बॉडी का टेंपरेचर ऊपर नीचे हो जाता है। तो मैं ये भी लिख सकती हूँ पांचवा काम क्या, कि प्लाज्मा का इट मेंटेन्स बॉडी टेंपरेचर। जी लिख दीजिए, प्लाज्मा शरीर के तापमान पर नियंत्रण बनाए रखने में सहायक है। लिखो हिंदी में, प्लाज्मा शरीर के तापमान पर नियंत्रण बनाए रखने में या तापमान पर संतुलन बनाए रखने में सहायक है। एक बच्चा चिल्ला रहा है हिंदी में पढ़ाओ, हिंदी में पढ़ाओ। हाँ, कौन सी भाषा में पढ़ा रही हूँ और कौन सी भाषा में पढ़ा रही हूँ बेटा? एक एक चीज, इंग्लिश से ज्यादा बोर्ड पे हिंदी लिख रही हूँ, फिर भी नहीं समझ में आ रहा है, छोड़ दो बेटा, किसी और से पढ़ लो, ठीक है? आई बात समझ में? ठीक है, चले आगे। तो ये पांचों काम प्लाज्मा के हैं। ब्लड का क्लॉट करवाता है, बॉडी के अंदर आयंस और मिनरल्स का बैलेंस करने का काम करता है, एंटीबॉडीज बनाने में सहायक होता है, हमारे खून के पीएच वैल्यू को बैलेंस करने का काम करता है और हमारे बॉडी टेंपरेचर को मेंटेन रखने का काम प्लाज्मा कर सकता है, कर सकता है। उत्कर्ष मौर्य हिंदी में लिखे बेटा, एक बार और कमेंट करना, ब्लॉक करवा दूंगी मैं, इससे ज्यादा क्या हिंदी लिखूं? हाँ, पढ़ना है नहीं बस, आगे ऐसे ही। चलो सुनो,
हो गया प्लाज्मा क्या होता है, पूरी बातें समझ में आ गई। अब आप नोट डालकर 2 पॉइंट लिखोगे जो एग्जाम में डायरेक्टली आते हैं। सुनो 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 बहुत ध्यान से। मेरी क्लास में नोट का मतलब होता है मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट जो एग्जाम में बार बार रिपीट हुआ है। ठीक है, तो जब भी आप एग्जाम देने जाएं तो सारा रिवीजन ना कर पाए तो मेरे जो नोट्स हैं उसमें नोट नोट पढ़ के चले जाना, भला हो जाएगा तुम्हारा। ठीक है, सुनिए जरा, पहला पॉइंट लिखो, जब आप खून में से आरबीसी हटा देते हो, ब्लड माइनस आरबीसी, खून माइनस आरबीसी कर देते हो, तो जितना पार्ट बचता है उसको प्लाज्मा कहते हैं। अब मुझे ये बताओ हमारे खून में कितने प्रकार की सेल्स होती हैं? 3 प्रकार की। कौन कौन सी? आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स। तो मैं अगर आपसे एक क्वेश्चन पूछ लूं कि हमारी प्लाज्मा में कौन सी ब्लड सेल्स नहीं होती तो क्या करके आओगे? आरबीसी नहीं होती। लेकिन वहीं पर मैंने आपसे पूछ लिया कि हमारे खून में जो प्लाज्मा है उसमें कौन कौन सी सेल्स हो सकती हैं? उसमें डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स हो सकती हैं। इसीलिए हम प्लाज्मा को डोनेट किए थे कोरोना के समय। आया क्या? आया क्या बात समझ में? हाँ मैम। चलिए नेक्स्ट, जब आप प्लाज्मा में से एक प्रोटीन हटा दो जिस प्रोटीन को बोलते हैं फाइब्रिनोजन प्रोटीन, जब आपने प्लाज्मा में से माइनस कर दिया, किसको हिंदी में बोलते हैं इसको फिब्रिनोजन प्रोटीन, फिब्रिनोजन प्रोटीन, तो जितना पार्ट बचता है उसको आप सीरम कहते हैं। याद है कोरोना की वैक्सीन सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ पुणे ने बनाई थी। तो एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं। अब एक पॉइंट और लिखो, मेन प्रोटीन फॉर ब्लड क्लॉटिंग, मेन प्रोटीन फॉर ब्लड क्लॉटिंग, और आगे एरो लगा के लिखो फाइब्रिनोजन। क्या लिखोगे? फाइब्रिनोजन प्रोटीन। हिंदी में लिखो पहले, रक्त का थक्का जमाने वाला मुख्य प्रोटीन फाइब्रिनोजन होता है। रक्त का या खून का, देखो खून को हिंदी में रक्त रुधिर खून बोलते हैं। ठीक है, रक्त का थक्का जमाने वाला मुख्य प्रोटीन, मुख्य प्रोटीन कौन सा होता है बच्चों? फाइब्रिनोजन होता है। ये लिख लेना, एग्जाम में डायरेक्टली क्वेश्चन आता है। मैं फिर से बोल रही हूं, एक बार सुन लीजिए, जब खून में से आरबीसी को हटा दो, माइनस कर दो, जितना पार्ट बचता है उसी को प्लाज्मा कहते हैं। इसका मतलब प्लाज्मा में आरबीसी नहीं होती है भैया, नहीं, तो प्लाज्मा पीले रंग का थोड़ी होता, लाल कलर का होता। इसका मतलब मैम क्या कि जो प्लाज्मा होता है उसके अंदर डब्ल्यूबीसी प्लेटलेट्स हो सकती हैं? जी बिल्कुल होती हैं। प्लाज्मा में से जब आपने फाइब्रिनोजन प्रोटीन हटा दिया है तो उसको सीरम नाम देते हैं, और यही सीरम काम आता है जब भी कभी वैक्सीन बनते हैं तो इसी सीरम पे टेस्टिंग की जाती है। और तीसरा, रक्त का थक्का जमाने वाला मुख्य प्रोटीन फाइब्रिनोजन है। ये कौन सा ऐसा भारत देश में पेपर है जिसमें ये क्वेश्चन ना आया हो? हाँ, ऐसा कोई पेपर नहीं है जिसमें ये क्वेश्चन ना पूछा हो कभी भी। ठीक है, ठीक है ना? तो ये तीनों क्वेश्चंस याद रखना। मैंने आज क्या पढ़ाया? मैंने बताया कि हमारे खून में 55% में प्लाज्मा होता है, फिर मैंने बताया प्लाज्मा में क्या-क्या होता है। तो ये सारी चीजें मैंने बोर्ड पे लिख के समझाया। सारे क्वेश्चंस एग्जाम में आते हैं। प्लाज्मा में कितना परसेंट पानी होता है, कितना परसेंट प्रोटीन होता है, इन प्रोटीन के नाम, इन प्रोटीन के काम। उसके बाद मैंने लिखवाया प्लाज्मा क्या-क्या काम करता है, और ये 3 क्वेश्चंस ये जो हर एग्जाम में घूमते हैं। ठीक है, अब हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे किसके बारे में? आपका आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स। अगली क्लास में पढ़ेंगे लाल रक्त कोशिकाएं, फिर डब्ल्यूबीसी, फिर प्लेटलेट्स, फिर हमारे ब्लड के कंपोनेंट्स खत्म, फिर हम ब्लड ग्रुप पढ़ाएंगे। ठीक है, एक बार मेरे से आपने बायोलॉजी पढ़ ली ना, नींदों में भी कोई उठा के पूछेगा ना तो भी आप सही आंसर करोगे, वादा है मेरा ये आपसे। एक बच्चा कह रहा है आपका नाम क्या है? बेटा तुम्हें नाम ही नहीं पता है? तुम्हें मेरा नाम ही नहीं पता है? मेरा नाम काजल सिहाग है। ठीक है, मैं साइंस की टीचर हूं, मैं बायोलॉजी केमिस्ट्री दोनों सब्जेक्ट पढ़ाती हूं, लेकिन बहुत पहले टाइम पे मैं फिजिक्स भी पढ़ा लेती थी। इनफैक्ट मैंने अपना टीचिंग कैरियर ही फिजिक्स से शुरू किया था। मैं 2016 से पढ़ा रही हूं, 2016, 17, 18 तक मैंने ऑफलाइन पढ़ाया था, उसके बाद 2019 में मैं सबसे पहले ऑनलाइन। इनफैक्ट मुझे लगता है कि मैं बहुत ही शुरुआती स्टेज में ऑनलाइन पढ़ाना मैंने शुरू कर दिया था। 2019 से मैंने ऑनलाइन पढ़ाना शुरू किया था, और आज हम खड़े हैं 2025 में। तो पिछले 7 साल से मैं लगातार ऑनलाइन क्लासेस पढ़ा रही हूं। बहुत सारे बच्चे पढ़ रहे हैं, बहुत सारे बच्चों को मजा आता है पढ़ने में मेरे से बायोलॉजी केमिस्ट्री, लेकिन हो सकता है बहुत सारे बच्चों को ना भी मजा आए। मैं नहीं कहती कि मैं बहुत ही अच्छी टीचर हूं, नहीं भैया, मेरा बस एक ही मोटिव रहता है, एक ही उद्देश्य रहता है कि बच्चों को जो मैं पढ़ाती हूं वो समझ में आ जाए, और समझ में कम आए लेकिन एग्जाम में आ जाए बस। क्योंकि कोई मैं आप लोगों को पीएचडी करवाने में, एकेडमिक्स का नहीं पढ़ाती, मैं पीएचडी नहीं करवाना चाहती हूं आपको, है ना? मैं सिर्फ आपको वो इतना कंटेंट देना चाहती हूं जिससे आपके एग्जाम में कोई क्वेश्चन छूटे ना, और ये मेरा वादा है नहीं छूटता है बेटा, लेकिन शर्त ये कि ढंग से पढ़ना पड़ेगा। ये कभी भी नहीं बुलवाने दूंगी एग्जाम दे के आओगे कि आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चन आ गया। बेटा इतना सिलेबस पढ़ा दूंगी कि आउट ऑफ सिलेबस तुम्हारा एग्जामिनर सोच ही नहीं सकता क्वेश्चन डालने की। ठीक है, हो गई मेरे बारे में जानकारी पूरी। अब मिलेंगे हम अगली क्लास में, और कल रक्षाबंधन है, आप सभी को हैप्पी रक्षाबंधन। जाइए, ये प्यार भरा जो एक त्योहार है भाई बहन का, भाई बहन के अटूट विश्वास का, उसको अच्छे से मनाइए, और फिर हम परसों संडे है, मंडे को हम वापस 1 से 2 में आपकी क्लास के साथ वापस आपको मिलेंगे। ठीक है बच्चों, आप सभी को हैप्पी रक्षाबंधन। अपनी प्यारी प्यारी बहनों को गिफ्ट दो ना दो, लेकिन उनके मान सम्मान में कभी कमी ना होने देना, और उनकी इज्जत में कभी कमी नहीं करना, यही सबसे बड़ा बेस्ट गिफ्ट है अपने बहनों के लिए। थैंक यू सो मच बच्चों, हैप्पी रक्षाबंधन, बाय बाय, टेक केयर।